सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, कला और तकनीक का गहरा संबंध है। इंसान में कला जन्मजात होती है, जरूरत केवल उसे तराशने की होती है। फिल्मी पर्दे पर जितने सफल कलाकार आज तक हुए हैं, उनमें से ज्यादातर अभिनेताओं की नींव स्टेज रहा है। ऐसे सफल कलाकारों की एक लंबी फेहरिस्त है और नाम गिनाने की जरूरत इसलिए हम नहीं समझते क्योंकि हमें आपकी याददाश्त पर पूरा भरोसा है। आज जो सितारा हमारे साथ है, वो भी रंगमंच की दुनिया से ही अभिनय की बारीकियां सीखकर पर्दे तक आया है। इसलिए बहुत ही जल्दी वो सबकी आंखों का तारा बन गया। और सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगी, आज हमारे साथ हैं अभिनेता अतुल कुलकर्णी। अतुल जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। हमने सुना है कि आप बहुत चुप-चुप रहने वाले हैं, बहुत शर्मीले किस्म के हैं, लेकिन जो अभिनय का क्षेत्र आपने चुना है, वहां पर ये चुप्पी और ये शर्मीलापन कितना काम आता है? ये काम किस तरह से आता है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो किसी भी आदमी का स्वभाव होता है उसे तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद अभिनेता के लिए ये ज़रूरी भी है कि वो ज़्यादातर चुप बैठे और देखता रहे, सुनता रहे। तो बचपन से शायद आपने भी यही किया। जी। हमने सुना है कि बचपन से आपको अभिनय का शौक था और शायद हो सकता है कि घर वालों ने मना भी किया हो कि इस क्षेत्र में मत जाओ, आप कुछ और कीजिए, और पढ़ाई में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। आपके मन में शुरू से ही जो बीज पड़ गया था अभिनय का, वो कब और कैसे अंकुरित हुआ और वो कैसे फलदार वृक्ष बना? जहाँ तक मुझे याद है, मैं मतलब स्टेज पे तो नहीं गया काफ़ी सालों तक जब मैं स्कूल में था। लेकिन जो रिहर्सल्स होती थी हमारे स्कूल में, जो नाटक होते थे, वो रिहर्सल में मैं ज़रूर जाता था और बैठता था जाके और देखता था रिहर्सल्स। लेकिन उसके बाद मतलब मेरा मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो काफ़ी मतलब पेचीदा है। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है, क्योंकि मैं पहले साइंस में गया, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, लेकिन इंजीनियरिंग मैंने आधे में छोड़ दिया इंजीनियरिंग। और उसके बाद मैं फिर शोलापुर, जो मेरी जगह है जहाँ पे मैं पला-बड़ा हूँ, वहाँ पे मैं आ गया। और जब वहाँ पे आ गया वापस, तो कॉलेज में मैंने बीए जॉइन कर लिया और वहाँ कॉलेज में गैदरिंग हुई हमारे, काफ़ी सालों के बाद हालांकि गैदरिंग हुई। और वहाँ पे मैंने पहली बार रंगमंच पे एक नाटक खेला था, एक एकांक था वो मराठी में, जो मैंने पहली बार किया। और मुझे लगता है कि वहाँ से सही मायने में एक शुरुआत सी हुई। लेकिन उसे मान लीजिए एक एमेटर जिसे भी कह सकते हैं, वो भी नहीं था, वो ऐसे ही कर लिया था एक तरह से। लेकिन कहीं वो अच्छा लगा जो भी किया था। एक रिकॉग्निशन भी मिली, क्योंकि हमारा कॉलेज काफ़ी बड़ा है, दयानंद कॉलेज जो है जहाँ मैं पढ़ा हूँ। और करीब 3000 4000 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, हमें 2 शोज़ करने पड़ते हैं। तो जिसे विद इन अ नाइट कहते हैं, उस तरह से एक रात में एक जो भी छोटी सी शोहरत है वो मिली। इन सारी चीज़ों का एक ड्राइव था और मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया वहाँ पे शोलापुर में, जो शोलापुर का बहुत ही मशहूर ग्रुप था, नाट्य आराधना। और मैंने एमेटर ग्रुप था वो ज्वाइन कर लिया और 4-5 सालों तक वहाँ मैं नाटक करता रहा शोलापुर में। और उसके बाद कहीं जाके मैंने ये प्रोफेशन के हैसियत से अपना लिया। उसके बाद आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी गए जी। और उसके बाद फिर आपका बम्बई आना हुआ। जी। तो शोलापुर से आप दिल्ली गए और दिल्ली से बम्बई आए। जी। तो इस बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन इस बीच हम सुनते हैं आपकी पसंद का एक गाना।
मैं सुनना चाहूँगा केएल सहगल साहब का मैं क्या जानूँ क्या जादू है। अब नैन बसेंगे नैनों में मैं क्या जानूं क्या जादू है जादू है जादू है इन दो मत वाले नैनों में जादू है जादू है जादू है मैं क्या जानूं क्या जादू है। अतुल जी, जब आपने नाट्य आराधना ज्वाइन कर लिया तो एक तरह से आपके मन में ये बात पक्की हो गई कि आपको अब अभिनय के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। जी नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो एक एमेटर ग्रुप था, कोई प्रोफेशनल ग्रुप नहीं था। और मैं तब पढ़ रहा था, उसके बाद मेरे पिताजी का जो बिजनेस था वहाँ पे मैं जाने लगा। मैंने एक छोटी सी नौकरी भी कर ली एक इंश्योरेंस कंपनी में। तो तब तक ये तय नहीं था कि मैं व्यावसायिक रूप से अभिनय करूँगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद कहना चाहिए कि मुझे ये महसूस होने लगा कि जितना भी नाटक मैं कर पाता हूँ शोलापुर जैसी जगह पे, वो काफ़ी नहीं है मेरे लिए, मुझे और करना चाहिए, ये मेरे दिमाग में था। तो मैंने कहीं जाके शायद ये सोचा कि मैं फुल टाइम एक्टर बनूंगा। और अगर फुल टाइम एक्टर बनना है तो 2-4 चॉइसेस थी सामने। एक थी कि सीधा बम्बई आ जाओ और शुरू करो अपना स्ट्रगल। और फिल्म इंस्टीट्यूट थी, जहां बाद में मुझे पता चला कि एक्टिंग का कोर्स वहां पे नहीं था। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मुझे ये लगा कि मुझे कुछ ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मैं सीधा शोलापुर से उठ के बम्बई में जाऊं, ये मुझे कहीं ठीक नहीं लगा। तो इसलिए मैंने अप्लाई किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और सौभाग्यवश सिलेक्शन हो गया पहले अटेम्प्ट में। तो वो जो एक पीरियड था शोलापुर में, जो मैं बम्बई में काफ़ी आता था तब प्लेज लेके, और बम्बई में काफ़ी सारे जो मराठी प्रोफेशनल डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, वो मेरा प्ले देखते थे। तो
वो एक दौर था जहाँ पे मुझे लगता है ये मैंने सोच लिया कि मैं एक फुल टाइम एक्टर बनूंगा। अच्छा, जब आप शोलापुर से बम्बई आया करते थे अपने नाटक लेकर, जी। तो आपने बम्बई के रंगमंच की और फिल्मी दुनिया की जी। कुछ कहानियां भी सुनी होंगी। ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिल्मी दुनिया से तो कोई ताल्लुक नहीं था, काफ़ी दूर थी तब। और जब मैं बम्बई आता था तो ये जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं महाराष्ट्र सरकार की, जी। उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए हम लोग आते थे यहाँ पे। और वो जो, जैसा कि मैंने कहा कि मराठी प्रोफेशनल थिएटर जो काफ़ी स्ट्रांग है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे जैसे कि मतलब कुछ नाम अगर मैं गिनना चाहूँ तो डॉक्टर श्रीराम लागू से लेके डॉक्टर मोहन आगाशे या चंद्रकांत कुलकर्णी जैसे डायरेक्टर, वामन केंद्रे जैसे डायरेक्टर, तो इन लोगों ने मेरा काम देखा था। तो जो भी मेरा मतलब दायरा था वो वहीं तक था, वहीं तक सीमित था। और चाहत बहुत थी कि मैं मराठी प्रोफेशनल थिएटर करूं। मोहन जोशी, स्वाति चिटनिस, विक्रम गोखले बहुत ही मतलब मंझे हुए एक्टर्स थे तब। तो कहीं पे ये ख्वाहिश थी कि मैं दिन रात नाटक करूं बस, और कुछ मतलब दिमाग में नहीं था तब। आपके मन में जो अभिनय की लगन थी, जी। इस लगन को प्रोफेशनल रूप मिला एनएसडी से। जी। और उसके बाद जब आप बम्बई आए, जी। तो क्या आपको संघर्ष नाटक के क्षेत्र में करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैं जून 95 में आ गया बम्बई, और मुझे अगस्त में मेरा जो पहला नाटक था, प्रोफेशनल मराठी नाटक, वो मिला, जिसका नाम था गांधी विरुद्ध गांधी, जो मैं करीब आगे 3 साल करता रहा, अलग अलग भाषाओं में, मराठी में, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद गुजराती में। और काफ़ी सराहा गया वो नाटक। और मतलब जिसे कहते हैं कि मैं सोच नहीं रहा था कि इतनी जल्दी मुझे इतनी रिकॉग्निशन मिल जाएगी, जो मुझे मिली गांधी विरुद्ध गांधी की वजह से, जिसमें मैंने महात्मा गांधी जी का रोल किया था। तो स्ट्रगल मुझे बिल्कुल नहीं करना पड़ा, संघर्ष बिल्कुल नहीं करना पड़ा। चलिए, अब हम भी आगे कोई सवाल करने के लिए आपसे कोई संघर्ष नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमें सुनना है आपकी पसंद का एक गाना। नूरजहां जी का आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। बारात जा रही है, बारात जा रही है, यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। चलने को अब फलक से किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही,
किस्मत छा रही है, क्यों रात की स्याही। गिरा है मेरी नींदें, तारों से ले गवाही। गिरा है मेरी नींदें, तारों से ले गवाही। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। बेदर्द आसमां है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। अतुल जी, हम सब जानते हैं कि गांधी विरुद्ध गांधी से आपको बहुत प्रसिद्धि मिली और ये आपका पहला ही नाटक था। इसके बाद जो सिलसिला था वो किस तरह आगे बढ़ा और सेल्यूलॉइड के पर्दे तक कैसे आया? हालांकि मेरी जो पहली फिल्म कहनी चाहिए वो एक कन्नड़ा फिल्म थी, और जब मैं एनएसडी में था हमने एक प्ले किया था अंजू मल्लिगे। तो वो एक डायरेक्टर जो हैं केसरी नाम के डायरेक्टर थे, उन्होंने देख लिया था बेंगलोर में। तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने मेरा नंबर पाया और मुझे फ़ोन किया और मैंने वो पहली फिल्म की। लेकिन वो तो मतलब एक कन्नड़ा फिल्म थी तो बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई। वैसे तो मेरी पहली फिल्म हिंदी में कहनी चाहिए वो है हे राम। और वो मुझे कैसी मिली वो मैं जो प्ले कर रहा था गांधी विरुद्ध गांधी, उसमें जो मैंने काम किया था कमल जी ने उसके बारे में सुन लिया था। कमल हासन जी ने, जो उस फिल्म के निर्देशक भी थे, उन्होंने उसके बारे में सुन लिया था। और काफ़ी सारे लोग जो उनके साथ काम कर रहे थे तब, जो एनएसडी से ताल्लुक़ रखते थे या फिर बम्बई से थे, मराठी स्टेज से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने मेरा ये प्ले देखा हुआ था, मेरा और भी काम देखा हुआ था, तो उन्होंने भी रेकमेंड किया। तो कमल जी ने मुझे बुलवा लिया मद्रास। उन्होंने काम देखा नहीं था, हालांकि सुना था उसके बारे में। और मेरी एक स्क्रीन टेस्ट ली गई, फोटोग्राफ्स निकाले गए और वो मुझे रोल मिल गया। मैं आज भी हैरान होता हूँ कभी कभी कि उन्होंने क्यों मुझे ये किरदार दिया होगा। मैं नहीं सोच पाता हूँ, कभी उनसे पूछना चाहूँगा मैं ये। और इस तरह से शुरुआत हुई एक बड़ी फिल्म से। अतुल जी, शायद हो सकता है कि आपका जो प्रसिद्ध नाटक रहा गांधी विरुद्ध गांधी, यही आपको हेराम के द्वार तक ले गया। हेराम में मैं गांधी नहीं था, हालांकि उसमें मैंने एक श्रीराम अभ्यंकर नाम का किरदार है वो किया था, जो एक एंटी गांधी था। मतलब वो कमल जी का जो कैरेक्टर था उसको वो प्रोवोक करता है कि वो गांधी जी का कत्ल करे। तो उस तरह का कैरेक्टर, बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर था। और हाँ, लेकिन गांधी की वजह से ही मिला। और कहीं मुझे लगता है कमल जी ने ये सोच लिया होगा कि क्योंकि इसने गांधी किया हुआ है, गांधी का पात्र, तो इससे एक जो विरुद्ध बिल्कुल फिलॉसफी है उसको रिप्रेजेंट करने वाला पात्र निभाना ज्यादा इसके लिए आसान होगा। ऐसा कहीं पे शायद कमल जी ने सोच लिया होगा, मुझे पता नहीं। हालांकि अभिनय के क्षेत्र में आप भी जम चुके थे, चाहे वो रंगमंच ही क्यों ना हो, और कमल हासन जैसे जाने माने अभिनेता के साथ अभिनय करना और साथ में रानी मुखर्जी के साथ अभिनय करना आपको कैसा लगा? मेरे सारे सीन्स कमल जी के साथ ही थे। जैसा कि मैंने कहा, मैंने फिल्म की थी कन्नड़ा में, उसके बाद मतलब हेराम के दौरान ही मैंने अमोल पालेकर जी के साथ फिल्म की, कैरी नाम की। लेकिन मैं हेराम को मेरा फिल्मी स्कूल मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने सीखा कमल जी से। और जो फिल्म की मतलब सारे टेक्नीशियंस, हमारे तीरू जो कैमरामैन थे या सारिका जी थी कॉस्ट्यूम कर रही थी, तो एक जो पूरा माहौल था मद्रास में हेराम के वक्त, उससे मैंने बहुत सीखा फिल्मों के बारे में, जिसकी मेरी ट्रेनिंग नहीं थी बिल्कुल। मैं थिएटर से था।
तो वो जो एक पूंजी है, मुझे लगता है मैं अब तक उसे साथ लेके चल रहा हूँ। चलिए, अब आपकी लिस्ट में हमें सुनवाने के लिए अगला गाना कौन सा है? पंकज मलिक जी का पिया मिलन को जाना। पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौज दोनों को निभाना, पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना। कांटे बिखरा के चलूं, पानी झलका के चलूं, कांटे बिखरा के चलूं, पानी झलका के चलूं, सुख के लिए देख रखूं, सुख के लिए देख रखूं, पहले दुख उठाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। पायल को बांध के, पायल को बांध के, स्नान के पायल को बांध के, धीरे धीरे दबे दबे पाँव को बढ़ाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। बुझे दिए अंधेरी रात, आँखों पर दोनों हाथ, बुझे दिए अंधेरी रात, आँखों पर दोनों हाथ, कैसे कटे कठिन बात, कैसे कटे कठिन बात, चल के आजमाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जाना पिया मिलन को जाना, जाना पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। अतुल जी, हे राम हालांकि बहुत बड़ी फिल्म थी, लेकिन बहुत ज्यादा चली नहीं। और उसके बाद आई आपकी चांदनी बार, जिसने धमाका मचा दिया। चांदनी बार मधुर भंडारकर जी की फिल्म, जो मुझे मिली हेराम की वजह से, ये जरूर है जी। और हालांकि हेराम, जैसा कि आपने कहा, दुर्भाग्यवश चली नहीं, लेकिन आज तक मैंने जितनी भी फिल्में की हैं या जो भी फिल्में देखी हैं, उनमें से हेराम मेरी बहुत ही एक फेवरेट फिल्म जिसे कहा जाए वो है। मुझे लगता है समय से बहुत ही आगे की फिल्म थी वो। खैर, तो मधुर भंडारकर जी ने हेराम देखी और जैसा कि उन्होंने बाद में इंटरव्यूज में कहा कि जब मेरी पहली एंट्री हुई हेराम में, तो बहुत ही अलग गेटअप था, दाढ़ी थी और बहुत लंबे बाल थे। और उन्होंने कहा जब मेरी पहली एंट्री हुई तो उनके साथ उनके दोस्त बैठे थे जो फिल्म देख रहे थे साथ में। उन्होंने कहा कि ये मेरा पोत्या सावंत है चांदनी बार का।
और मैंने उनसे बाद में भी पूछा कि आपने कैसे देख लिया उसको, क्योंकि गेटअप बहुत अलग था और एक सीन में, एक एंट्री में आपने कैसे सोचा। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी डायरेक्टर की, और ख़ास तौर पे मधुर जी की ये खासियत है कि वो एक कैरेक्टर जब देखते हैं तो उसके थ्रू जाके एक अभिनेता को देख लेते हैं। वरना हमारी इंडस्ट्री में ये काफ़ी होता है कि वो जो किरदार है उसी को कास्ट कर लिया जाता है, और इसीलिए हमारे यहाँ एक टाइप कास्ट जिसे कहते हैं वो कर दिया जाता है एक एक्टर को। लेकिन मधुर जी एक एक्टर को देख पाते हैं कैरेक्टर के थ्रू, और वो शायद हुआ। तो फिर हमारे जो प्रोड्यूसर थे चांदनी बार के आर मोहन जी, उनके साथ मुलाकात हुई, और मुझे ये लगता है कि काफ़ी डिस्कशन हुआ होगा जो भी टीम थी चांदनी बार की, और बाद में हालांकि मुझे वो रोल मिल गया। चांदनी बार इतनी सफल फिल्म हुई, उसने इतने सारे अवार्ड्स बटोरे, आपको रातों रात स्टार बना दिया उसने। लेकिन जब आप ये फिल्म कर रहे थे तो कहीं अंदाजा था कि ये फिल्म इतनी हिट होने वाली है? बिल्कुल नहीं था, और मुझे ये मैं जानता हूं कि किसी को भी, जो भी टीम में थे, उनको इतनी बड़े सक्सेस की उम्मीद नहीं थी। जो दर्शक थे उनकी जीत मैं समझता हूं ये है कि चांदनी बार को इतनी बड़ी सक्सेस मिली, क्योंकि वो जो दौर जिसकी हम अब बात कर रहे हैं पिछले 1 साल से कि हिंदी फिल्म में बदल रही हैं, मुझे लगता है चांदनी बार बहुत ही शुरू के दौर में आई थी। ये जो बदला हुआ नज़ारा अब हम देख रहे हैं, तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। और एक कल्ट फिल्म जिसे हम कह सकते हैं, या जिस फिल्म के सक्सेस के वजह से काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स आगे आए और उन्होंने बहुत अलग तरह की फिल्में बनानी शुरू कर दी। तो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, और चौथे 5वें दिन हम सब ने एक सांस ली कि हाँ, ये फिल्म हिट हो गई है। आपने 3, 4, 5 दिन इंतजार किया उस फिल्म के हिट होने का, और जब फिल्म हिट हो गई तो आपको विश्वास हो गया कि हिट हो गई, और हम इंतजार कर रहे हैं आपकी पसंद के चौथे गाने का। तलत महमूद जी का गाया हुआ गाना। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए
लेने चले आओ, तरती हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में सेल्यूलॉइड के सितारे हैं अभिनेता अतुल कुलकर्णी। आपसे बातचीत की है रेणु बंसल ने। अच्छा, ये बताइए कि बात जब हो रही है फिल्मों की, हम अभिनय और तकनीक की बात कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपको जो गाने हैं वो बहुत पीछे के पसंद हैं। जी, मेरी ये पसंद शुरू से रही है, और आज भी जब मुझे पूछा जाता है या जब भी मैं सोचता हूँ कि क्या सुनूं, तो मुझे यही गाने याद आते हैं या इस दौर के गाने याद आते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे इतने पसंद नहीं आते आजकल के गाने, ज़्यादातर वो पसंद आते हैं, मुझे वजह पता नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं आपकी आगे की फिल्मों की। चांदनी बार के बाद जो आपका जीवन था उसमें यकीनन परिवर्तन हुआ ही होगा, जी। और उसके बाद फिर आप रंगमंच की तरफ झुके रहे या आपका जो झुकाव था वो फिल्मों की तरफ हो गया? नहीं, मेरा झुकाव मैं समझता हूँ कि अभिनय की तरफ था हमेशा, चाहे जो भी मीडियम हो। मैं थिएटर करता ही रहा हूँ। तब मैं एक मराठी प्ले कर रहा था, झाले मोकळे आभाळ नाम का, जिसमें रीमा जी मेरे साथ थीं, रीमा लागू। वो प्ले चल रहा था। उसके बाद मैंने मराठी प्रोफेशनल प्ले नहीं किया, मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मराठी प्रोफेशनल प्ले के बहुत सारे शोज़ होते हैं, ऑलमोस्ट हर रोज़ शोज़ होते हैं उसके, और जब आप एक हिंदी फिल्म कर रहे होते हैं तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। तो लेकिन मैं हिंदी रंगमंच पे एक प्ले कर रहा हूँ अभी, जिसका नाम है खराशें, जो गुलजार साहब की कथाएं और कविताओं के ऊपर आधारित प्ले है। तो वो मैं कर रहा हूँ, आज भी उसे करता हूँ। और लेकिन चांदनी बार के बाद काफ़ी फिल्में आनी शुरू हो गई, और उसके बाद दम, सत्ता, 88 एंटॉप हिल, एक तेलुगु फिल्म, एक तमिल फिल्म, ऐसा दौर चलता रहा। आपने, जब से आप रंगमंच कर रहे हैं और फिल्मों की तरफ आप मुड़ गए, तो आपने बहुत सारी भाषाओं में अभिनय किया है। तो ये जो भाषाओं को अडैप्ट करना होता है, ये आपको कैसा लगता है? आपको गुजराती भी बोलनी पड़ती है, मराठी भी बोलनी पड़ती है, तमिल भी, तेलुगु भी। तो भाषा की भी आप कुछ शिक्षा लेते हैं, भाषा पर भी आपका होमवर्क होता है? जी, करना पड़ता है भाषा पर भी काम। और मेरे करियर में शुरू से ही ये रहा है कि मेरा अलग-अलग भाषाओं से वास्ता पड़ा है, क्योंकि गुजराती जो प्ले किया था मैंने, वो गुजराती बिल्कुल नहीं जानता था, और वो भी मैं प्ले कर रहा था, तो फिल्म जैसा नहीं होता, आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है। लेकिन बचपन से मेरा भाषाओं की तरफ झुकाव था, मराठी हो या हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो। तो और मैं बेलगाम से हूँ, मतलब मेरी पैदाइश बेलगाम से है, जो कर्नाटक में है। तो कन्नड़ का थोड़ी सी जानकारी मुझे है, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा होता है जब मैं साउथ इंडिया में काम करता हूँ, चाहे तेलुगु हो चाहे तमिल हो। तो लेकिन हाँ, होमवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जब भी मैं साउथ में फ़िल्में करने जाता हूँ, तो जिस तरह से मैं रिलैक्स्ड रह पाता हूँ यहाँ पे, जब मैं हिंदी में या मराठी में काम कर रहा होता हूँ, उस तरह से नहीं हो पाता। मुझे सवेरे 3 बजे 4 बजे उठना पड़ता है। मैं स्क्रिप्ट 2 दिन पहले ले लेता हूँ, डायलॉग्स, और याद करता हूँ। और आप जैसे मतलब इमेजिन कर सकती हैं कि बिल्कुल ही जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, उस तरह से पता नहीं है, वो एक दूसरे के सामने आपको रखने पड़ते हैं वो शब्द, और याद करना पड़ता।
तो हाँ, काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। अच्छा, चलिए फिर लौट आते हैं अभिनय पर। आपने बताया कि चांदनी बार के बाद 88 एंड टॉप हिल और सत्ता, ये सब फ़िल्में आई। जिस तरह से फ़िल्मों का ट्रेंड बदल रहा है, नई-नई तरह की एक्सपेरिमेंटल फ़िल्में आ रही हैं। जी। तो इस दौर को आप कैसा मानते हैं? अच्छा मानते हैं या लगता है कि ये दौर भी गुज़र जाएगा? नहीं, ये दौर गुज़रने वाले जो दौर होते हैं उनमें से नहीं है, क्योंकि जो भी कला होती है, उसकी अपनी एक आयु होती है और वो जैसे बढ़ती जाती है, तो वो जो लोग होते हैं, जो उस कला को पसंद करते हैं, उनकी भी जो समझ होती है, वो बढ़ती जाती है। और इसका थोड़ा-सा श्रेय मैं टेलीविज़न को भी देना चाहूँगा, क्योंकि जितनी फ़िल्में आज लोग देखते हैं और जिस तरह की फ़िल्में देखते हैं, एक चैनल पे ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म चल रही है, एक पे आज की फ़िल्म चल रही है, एक पे 70s की फ़िल्म चल रही है, एक पे हॉलीवुड की फ़िल्म चल रही है। तो जो एक्सपोज़र है दर्शकों का, वो काफ़ी बढ़ गया है और एक इन्फॉर्मल ट्रेनिंग जिसे हमें कहना चाहिए, वो शिक्षा लोगों को मिल रही है फ़िल्मों को देखने की। तो उसका एक असर आज पड़ रहा है लोगों के ऊपर और नेचुरली उसका असर फ़िल्म मेकर्स पे भी पड़ रहा है। तो एक दुतरफ़ा जिसे कहना चाहिए, एक दौर चल रहा है ये। लगता है कि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये पीछे नहीं जाएगा फिर से। और अच्छा है, क्योंकि डेवलपमेंट किसी भी चीज़ में या बदलाव किसी भी चीज़ में, ख़ास तौर पे कला में, काफ़ी दिलचस्प होता है और ज़रूरी भी होता है। अच्छा, आपसे एक इसी संबंध में मुझे सवाल और पूछना है, लेकिन उससे पहले हम एक गाना सुन लें? जी, बिल्कुल। हम सुनते हैं गीता दत्त जी को। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े
अच्छा अतुल जी, अब ये बताइए कि आप आगे की फ़िल्मों में किस तरह के अभिनय करने की तमन्ना रखते हैं और कोई ख़ास रोल क्या आपके मन में है? ख़ास रोल तो नहीं है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ये रोल करना चाहूँगा या वो रोल करना चाहूँगा। लेकिन मेरी छोटी-सी ख़्वाहिश ये है कि जब भी कोई अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जाए या अच्छा रोल लिखा जाए, तो मेरे बारे में कम से कम सोचा ज़रूर जाए। यही मैं जानना चाह रही थी कि किस तरह का रोल आप करना पसंद करेंगे जिसके बारे में जो लेखक हैं वो सोचें। क्या आप रोमांटिक रोल करना चाहेंगे या जिस तरह से आजकल के एक्शन वाले रोल्स आ रहे हैं वो करना आप पसंद करेंगे? जो भी अच्छा रोल हो, पहले तो अच्छी कहानी चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छी कहानी नहीं होती, जितना भी अच्छा रोल हो वो वर्क नहीं करता। तो अच्छी कहानी हो और अच्छा रोल हो। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था और सौभाग्यवश ये हुआ कि मैंने जितनी भी फ़िल्में की वो अलग-अलग तरह के रोल्स थे हमेशा। हेराम से हटकर चांदनी वार थी, उससे हटकर सत्ता थी, उससे हटकर दम थी, 88 एंटॉप हिल में अलग रोल था। मैंने एक मैंगो सूफ़्ले नाम की फ़िल्म की अंग्रेज़ी, जिसमें एक रोमांटिक रोल था। अब भी मैं 2 अंग्रेज़ी फ़िल्में कर रहा हूँ जिसमें रोमांटिक रोल्स हैं। तो ये मुझे चांस मिलता भी गया कि मैं अलग-अलग तरह के रोल्स करूँ और आगे भी मैं ये चाहता हूँ कि अलग-अलग तरह के किरदार मुझे मिले। कोई ऐसा मैंने सोच के नहीं रखा है कि मैं इसी तरह के रोल्स करूँगा। अब अंग्रेज़ी फ़िल्में भी कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ी फ़िल्मों में जो हमारा अंग्रेज़ी फ़िल्मों का हिंदुस्तानी संस्करण होता है, वो हॉलीवुड की फ़िल्मों से थोड़ा-सा अलग होता है। हुँ। तो उसमें भी क्या वैसे ही गाने वगैरह होते हैं या गानों की संभावना होती है या वो गानों से और एक्शन से परे होते हैं? जहाँ तक मैंने देखा है, गाने इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह के सब्जेक्ट्स अ, वो लोग चुनते हैं, उसमें गुंजाइश नहीं होती गानों की। मैंगो सूफ़्ले में एक गाना था, लेकिन वो बैकग्राउंड में था और उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया फ़िल्म में। बाकी जो अभी मैं फ़िल्में कर रहा हूँ, उसमें गाने बिल्कुल हैं नहीं। तो मुझे लगता है कि वो ट्रेंड शायद नहीं बनेगी कि अंग्रेज़ी जो फ़िल्में हैं, उसमें गाने होंगे। चलिए, गाने अंग्रेज़ी फ़िल्मों में हों या ना हों, अपने कार्यक्रम में एक आपकी पसंद का गाना तो हम सुन ही लेते हैं अब। सारंगा तेरी याद में, मुकेश जी का। तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन हो। सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में। का झूलना, वो पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना,
जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल, सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई दो आँखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद में। अतुल जी, अपने आने वाली फिल्मों के बारे में हमें बताइए। मैं अभी जो शूटिंग कर रहा हूँ वो खाकी नाम की एक फिल्म है, राजकुमार संतोषी जी उसके निर्देशक हैं। उस फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, ऐश्वर्या राय जी हैं, तुषार कपूर हैं। तो मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी बड़ी कास्ट है उसकी। एक राकेश मेहरा जी के साथ मैं फिल्म करूँगा जिसकी शुरुआत होगी अगले साल। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, मैं 2 अंग्रेज़ी फिल्में कर रहा हूँ। एक की शूटिंग अभी चल रही है, एक की अभी कंप्लीट हुई है। एक तेलुगु फिल्म है जो कर रहा हूँ और 2-3 फिल्में हैं जिसकी बात चल रही है। 95 से लेकर आज तक जो सफलता का ग्राफ ऊपर चढ़ा है, आप उससे सैटिस्फाइड हैं? ऊपर नीचे मुझे पता नहीं, लेकिन जो हुआ है उससे मैं सैटिस्फाइड हूँ। हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जो ग्राफ है ये हमेशा ऊपर की तरफ बढ़े, लेकिन ये मत समझिएगा कि हमारी बातें यहाँ खत्म हो गई हैं। अब हम जानना चाहेंगे फिल्मों से अलग जो आपके अंदर की दुनिया है, वो कैसी है? अतुल कुलकर्णी एक इंसान कैसा है, वो क्या चाहता है, उसके क्या शौक हैं, ये बताइए। मैं इंसान कैसा हूँ पता नहीं। जो लोग हैं मेरे आसपास जो हैं उनसे पूछना चाहिए। शौक मैं पढ़ने का शौक है और घूमने का बहुत शौक है। मैं 4-5 दिन से ऊपर जब बॉम्बे में रहता हूँ तो मुझे ये लगता है कि नहीं, कहीं जाके आना चाहिए। तो घूमने का बहुत शौक है। बाकी तो ऐसा कुछ मतलब खास कहने वाली चीज़ नहीं है। छुपाने वाली कौन सी चीज़ है? वो मैं कैसे बताऊं? अच्छा चलिए, आपने घूमने की बात कही, तो फिल्मों के सिलसिले में और रंगमंच के सिलसिले में आपका घूमना वैसे ही काफी हो जाता है। बहुत होता है। तो आपको जब आप इतने दिन अपने घर वालों से दूर रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब उनके साथ थोड़ा सा रहा जाए?
वो तो होता ही है, मतलब जब भी वापस आता हूँ तो उनके साथ रहना तो होता ही है। लेकिन शुरू से ही रहा है, मतलब ये आज की बात नहीं है। जब मैं स्कूल में था तब से कुछ ना कुछ वजह होती थी, और जब से थिएटर ज्वाइन कर लिया तब से तो ये और ज़्यादा होने लगा कि मैं ज़्यादातर घूमता था। तो मुझे लगता है कि मेरे जो घरवाले हैं, चाहे वो मेरे माता-पिता हों या मेरी बीवी हो, सबको ये आदत हो गई है। तो शायद उनको भी अटपटा लगता होगा जब मैं 4 दिन से ज़्यादा उनके साथ रहता हूँ। आप जब अपने परिवार में सबके साथ मिलकर बैठते हैं, तो जो आपका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, हुँ, जी, आपके अभिनय का जो क्रिटिसिज्म है, वो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल होता है। और मेरी पत्नी जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही है, और वो मराठी प्रोफेशनल थिएटर करती हैं। तो उसका जो क्रिटिसिज्म है वो मेरे लिए बहुत ही अहम होता है, क्योंकि वो बहुत ही कम तारीफ़ करती है। मेरी माँ, मेरे पिताजी हालाँकि थोड़े सॉफ्ट से हैं, तो उन्हें तो सब अच्छा ही लगता है, लेकिन मेरी माँ बहुत ही शुरू से, जब मैं एमेटर थिएटर करता था शोलापुर में, तब से एक मेरी बहुत ही करीबी क्रिटिक रही हैं। और मेरा जो ग्रुप है शोलापुर में अब भी जो है, नाट्य आराधना जो मैंने बताया, वो जो लोग हैं मेरे साथी जो थे, वो भी हैं जो शोलापुर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं हमेशा, और रात को मुझे फ़ोन आता। तो ये जो चंद लोग हैं, वो मेरे क्रिटिक ज़्यादा हैं और तारीफ़ बहुत कम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी आखिरी बार तारीफ कब हुई थी? आ, मतलब पता नहीं, मतलब वो तो लोग कहते रहते हैं, किस लेकिन बात के लिए कहा था? मेरी आखिरी जो फ़िल्म रिलीज़ हुई है 88 एंड टॉप हिल, जी। तो उसमें मेरा मेरा जो किरदार था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि हमेशा मेरा एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर रहा है हर फ़िल्म में। हुँ। लेकिन 88 एंड टॉप हिल में एक बहुत ही सहमा हुआ सा बैंक ऑफ़िसर का किरदार मैंने किया हुआ था। तो वो काफ़ी लोग जिन्होंने मेरा काम पहले से देखा था, उन लोगों को काफ़ी पसंद आया था कि एक अलग तरह का रोल मैं कर पाया। अतुल जी, आज आप फिल्मों में व्यस्त हैं और आप रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। हुँ। आगे आप इन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे या आपकी बागडोर निर्देशन की ओर भी मुड़ेगी? मैं थिएटर में निर्देशन करता था, नाटकों का निर्देशन मैं करता था। फ़िल्मों का निर्देशन करना एक बहुत ही चैलेंजिंग सी बात है, जो मैं करना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। पता नहीं कब करूँगा, लेकिन करना ज़रूर चाहूँगा। एक निर्देशक होने के साथ-साथ, एक प्रोड्यूसर होने के साथ-साथ एक लेखक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि फ़िल्म की सारी विधाओं पे आपका कंट्रोल रहे। तो आपको हुँ, पढ़ने का शौक तो है, ये आपने बता दिया। हुँ। क्या लिखने का भी शौक है? था किसी ज़माने में, लेकिन अब नहीं है। और मैंने कोशिश की है कई बार लिखने की, लेकिन वो हो नहीं पाता। वो हाँ, लेकिन एक निर्देशक की हैसियत से एक लेखक को सामने बिठाकर उससे लिखवा लेना, ये मैं शायद कर पाऊँगा, ऐसा लगता है, क्योंकि आज भी जब भी मीटिंग्स होती हैं या डायरेक्टर के साथ बात होती है, तो स्क्रिप्ट के बारे में मैं जो लिखा गया है ऑलरेडी, उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो शायद मैं लिख ना पाऊँ, लेकिन लिखवा लूँगा शायद। अतुल जी, आपके जीवन का कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा वाकया जिसको सोचकर आज भी आपका सर गर्व से ऊंचा होता हो? वाकया तो मतलब पता नहीं, लेकिन मैं 2 बार जब दिल्ली गया, और अलग-अलग राष्ट्रपति थे, जी। जिनसे मैंने नेशनल अवार्ड लिया 2 बार। तो वो एक अच्छा मौका था, जिससे मतलब अच्छा लगा था तब। अतुल जी, फिर बारी आ गई आपकी पसंद का एक गाना सुनने की। हम सुनते हैं भीमसेन जोशी जी को। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले,
ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरबा लगाए झूलना में बैठ आज पी के संग झूले के तकी गुलाब जूही चंपक बन फूले गैल गैल कुंज कुंज गैल गैल कुंज कुंज गुन गुन भंवरों की गुंज राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले 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 गेट की गुलाब जूही चंपक बन फूले गेट की गुलाब जूही चंपक बन की गुलाब जो है चंपक बन फूले केत की गुलाब जो है चंपक बन फूले ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरबा लगा झुलना में बैठ आज पी के संग झूले पी के संग झूले केत की गुलाब जो है चंपक बन फूले मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी चित चुराए हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर सिर झुकाए शीश झुके चल चल लट गालन को छूले गालन को छूले की गुलाब अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वालों से आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद। सेल्यूलॉइड के सितारे विविध भारती पर आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम। मेहमान सितारे थे फिल्म अभिनेता अतुल कुलकर्णी। आपसे बातचीत कर रही थी रेणु बंसल। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया मंगेश सांगले ने। प्रस्तुति सहयोग कमला कुंदर का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।